हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 26 मार्च एंड 26 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। 26 मार्च के साथ साथ 25 मार्च के भी द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमने कल का द हिंदू एनालिसिस नहीं किया है, इसीलिए आज हम इसको भी कवर करेंगे। सो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे कल के और आज के सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो द हिंदू एनालिसिस आज का हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मेरी मेल आईडी के थ्रू और ट्विटर आईडी के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। यहाँ पे ये जो है मेल आईडी और ट्विटर आईडी, ये मैंने इसलिए दी है कि अगर आपको कोई यूपीएससी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझसे इन पे पूछ सकते हो। दूसरी चीज, टेलीग्राम जो है, यहाँ पे हम अपने लेक्चर्स की डेली पीडीएफ पोस्ट करते हैं, तो आप चाहो तो इससे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए फॉर द रिवीजन पर्पस। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, सिर्फ 71 डेज बचे हैं हमारे प्रीलिम्स में, और इसीलिए आपको अब थोड़ा सा ज्यादा खुद के ऊपर होल्ड करने की जरूरत है। नाउ सी, दिस एग्जाम इज द टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर एंड दिस थिंग यू विल रियलाइज इन दीज कमिंग 70 डेज। ठीक है, कैसे कि देखो, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की, सिर्फ दिमाग की, सिर्फ हार्डवर्क की परीक्षा नहीं है ये। यहाँ पे आपका कैरेक्टर चेक होता है कि आप कितने ज्यादा परसीवरेंस आप में है, कितना ज्यादा आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो, आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करते हो या नहीं करते हो, आप में कितना पेशेंस है, ठीक है, कितना करेज है, ये सब कुछ यहाँ पे ही डिसाइड होता है। सो उसी से रिलेटेड हमारा टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी है। Anyone can hide. Facing up to things, working through them, that's what makes you strong. तो देखो, कोई भी जो है सामने, अगर कोई भी परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी छुप जरूर सकता है, बहुत आसान तरीका है। लेकिन डिफिकल्ट तरीका क्या है कि आप उसको फेस करो, उसके ऊपर वर्क करो और ऐसा वर्क करो कि आगे आपको उससे डर ही ना लगे। ठीक है, तो दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज द राइट वे टू डील विद एनीथिंग। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने आप के ऊपर इतना होल्ड रखना है। एंग्जाइटी आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, इफ यू हैव बीन अ सीरियस एस्पिरेंट, तो आपको ये सब फेस करना है। ठीक है, लेकिन फेस इट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो, आज के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। जीएस 1 में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में से कोटन कुलंगरा चमया विलुक्कू। ये क्या है? एक फेस्टिवल है। कहाँ का है? केरला का। तो इसके बारे में देखेंगे। जीएस 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया रशिया के बारे में। पॉलिटी में हम देखेंगे यूपीएससी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में। हेल्थ में हम देखेंगे टीबी फ्री इंडिया के बारे में। गवर्नेंस में हम मुला पेरियार टसल के बारे में देखेंगे। जीएस 3 में साइंस इन टेक में 5G रोल आउट, तो 5G के बारे में यहाँ देखेंगे। डिफेंस में देखेंगे आईएनएस वलसुरा के बारे में। इसके अलावा डिफेंस में एक और चीज है, विंग्स इंडिया 2022, इसके बारे में भी हम देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरुआत करें उससे पहले देखो, दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन है आपके लिए। हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने चंपारण सत्याग्रह को लेकर, और दूसरा है सब्सिडियरी अलायंस को लेकर। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग देयर आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। जो हमारा परसों वाले जो हमने दो क्वेश्चंस पूछे थे, उसका आंसर मैं आपको इन द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ। तो देखो, पहला आर्टिकल बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे फिर वो डिसेबिलिटीज के साथ ही हों, वो फिर भी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, आईपीएस के साथ बहुत सारी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जुड़ी हुई थी पहले, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यहाँ पे देखो, एक पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट के पास। इस पिटीशन को डालने वाला था एक एनजीओ जिसका नाम था नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड। इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, जिसको हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी कहते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है इन गवर्नमेंट सर्विसेज से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे जो भी लोग विथ डिसेबिलिटीज हैं, उनको भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, दिल्ली, दमन दीव, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप पुलिस सर्विस, यानी कि डैनिप्स कहते हैं इसको, तो इनके लिए भी ये एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी न्यूज थी।
दूसरा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो अभी देखो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि कोविड के दौरान जो भी बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाए उन वो मांग कर रहे थे एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की यूपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने ये इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये फीजिबल ही नहीं है कि हम इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दें, ठीक है। जैसे अभी एक केस हुआ था कि जो अभी 2021 यूपीएससी मेंस हुई थी जनवरी में, उसमें कुछ बच्चे थे, 2 से 3 बच्चे थे जो मेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, हालांकि वो एलिजिबल थे लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि उनको कोविड था, ठीक है। तो उनका कहना यह है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि देखो हमने तो यहाँ पे बोला था मैनेजमेंट को कि आप हमारे लिए कुछ अलग से फैसिलिटी करवा दो, कोई अलग रूम करवा दो, या हम बाहर ओपन में बैठ के देने के लिए भी तैयार हैं एग्जाम, लेकिन हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया। तो इसको लेकर ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए और इन्होंने बोला कि हमारी यहाँ तो एग्जाम फिर से कराओ मेंस की, या तो हमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो। तो यहाँ पे देखो ये मामला जो था काफी समय से रुका हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा यूपीएससी से, तो यूपीएससी ने बोला देखो ये हमारा मैटर नहीं है, ये एक पॉलिसी मैटर है, ठीक है, पॉलिसी मैटर है। और यहाँ पे यूपीएससी सिर्फ एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग जो है ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना है, क्या करानी है एग्जाम या नहीं करानी, ये सब कुछ डीओपीटी यहाँ पे डिसाइड करेगा, ठीक है। तो डीओपीटी ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि देखो यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम है वो कराना फिर से पॉसिबल है नहीं, और यहाँ पे हम अटेम्प्ट्स 6 अटेम्प्ट्स देते हैं, किसी को 9 अटेम्प्ट देते हैं बेस्ड अपॉन द कैटेगरी। तो इतने अटेम्प्ट हम देते ही इसलिए हैं कि कभी कोई ऐसा कारण आ जाए जिसके कारण बच्चे नहीं दे पाए एग्जाम, जैसे अभी कोविड आ गया, तो उसके लिए ये अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। ओके तो इनका कहना है कि देखो एज लिमिट है और यहाँ पे परमिसेबल अटेम्प्ट्स के नंबर भी हैं, इनको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, फीजेबल नहीं होगा, और इसीलिए हम इनको अलग से एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या एज रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कही गई है, तो कुल मिला के कहा गया कि मल्टीपल जो चांसेस दिए जाते हैं अटेम्प्ट्स के, वो यहाँ पे दिए ही इसलिए जाते हैं कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे वो अपना अपॉर्चुनिटी लूज कर जाए तो उस केस में वो उसको कोप अप कर सके। ओके अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी। देखो साल भर से यूपीएससी जो था काफी चर्चा में था बिकॉज ऑफ दीज कोर्ट केसेस जहां एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात हो रही थी। ओके तो यहाँ पे यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि इसका मेंशन अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है अंडर आर्टिकल्स 315 टू 323। तो जो भी ऐसी बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे डिराइव हो रही है जैसे कि यूपीएससी, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। स्टेचुटरी बॉडीज कौन सी होती हैं, जो किसी लॉ के थ्रू डिराइव होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एनजीटी, एनजीटी क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, क्यों, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ओके वैसे ही यहाँ पे कुछ होती है नॉन स्टेचुटरी बॉडी, जो कि जिनको कि यहाँ पे इसके थ्रू भी नहीं बनाया, लॉ के थ्रू भी नहीं बनाया, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, जैसे कि होगी हमारी नीति आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नॉन स्टेचुटरी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा स्टेचुटरी बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा यूपीएससी जो है ये 315 से 323 आर्टिकल्स के अंतर्गत इसका बारे में सब कुछ मेंशन है, और इन्हीं सेम आर्टिकल्स के अंतर्गत स्टेट पीएससीज यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। कंपोजिशन देखो इसका यूपीएससी का तो 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, और ये 9 to 11 मेंबर्स 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर एज के लिए ये पहले अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। इनका जो फर्दर अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो यूपीएससी चेयरमैन होता है उसको कोई सेकंड टर्म नहीं मिलता, उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। हालांकि जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, मेंबर्स को प्रमोट करके चेयरमैन बनाया जा सकता है, दूसरा मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर चेयरमैन है कोई तो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे हो सकती है कि स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स हैं या स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन है उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है यूपीएससी में। ओके पावर्स की बात कर लेते हैं, तो देखो ये इसको कहा जाता है यूपीएससी को सेंट्रल एपेक्स एपेक्स सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है सेंट्रल लेवल की वो है यूपीएससी। तो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्रूटमेंट करती है, पब्लिक सर्विसेज जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, एडवाइजरी पावर्स हैं इनके पास, तो यूपीएससी के पास ये सारे फंक्शंस एंड पावर्स हैं। ओके अब देखो यहाँ पे रिमूवल कैसे होता है यूपीएससी मेंबर्स और चेयरमैन का। तो देखो चेयरमैन और दूसरे जो मेंबर्स हैं इन कंडीशंस पे, कितनी कंडीशन है, 4। पहला तो इन पे रिमूव किया जा सकता है, पहला तो जब ये इंसॉल्वेंट हो जाए,
दूसरा, जब ये ऑफिस में है लेकिन फिर भी पेड एम्प्लॉयमेंट में है ये किसी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है अगर किसी भी तरह से, ठीक है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है रिमूवल का। तीसरा, यहाँ पे इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, तो यहाँ पे बॉडी या फिर माइंड की कोई इन्फॉर्मेटरी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इशू है। और फोर्थ है मिसबिहेवियर के लिए ना। याद रखना, जो मिसबिहेवियर वाला जो क्राइटेरिया है कि मिसबिहेवियर के ऊपर अगर किसी को रिमूव किया जा रहा है, तो इसके लिए यूपीएससी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से रेफर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी रिकमेंडेशन देगी, इस रिकमेंडेशन को यहाँ पे बाइंडिंग होगा कि यूपीएससी को मानना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, और फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, मिसबिहेवियर के बेसिस पे यहाँ पे यूपीएससी मेंबर या चेयरमैन को हटा सकते हैं। ओके, इंडिपेंडेंस की बात करें, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल रहती है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है बॉडी, अपनी पावर्स को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए कुछ अलग से प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे कि पहला, चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं कमीशन के, उनको सिक्योरिटी दी गई है टेन्योर की, ठीक है, टेन्योर की सिक्योरिटी है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हैं वो सेम रहेंगी थ्रू आउट द टेन्योर, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी एक्सपेंसेस हैं चेयरमैन के मेंबर्स के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंसेस हैं, यानी कि इनकी सैलरी अलाउंसेस को आप बदल नहीं सकते ड्यूरिंग द टेन्योर, ये चार्ज एक्सपेंडिचर है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कि जब बजट आएगा, ठीक है, बजट में आप अलग अलग डिमांड फॉर ग्रांट करते हो, है ना, लेकिन कुछ खर्चा होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना होता है, और इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होती है, ये फिक्स्ड रहता है कि इतना तो पैसा निकलेगा ही निकलेगा कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो ये चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है जिसपे कोई पार्लियामेंट वोट नहीं करती है, कोई लोकसभा वोट नहीं करती है, गवर्नमेंट की कोई नहीं चलती है, ये चार्ज है यानी कि फिक्स्ड है, इतना आपको निकालना ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉर द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस। ओके, जजेस नहीं, यहाँ पे यूपीएससी मेंबर्स। ओके, तो बहुत सारे ऐसे जजेस भी होते हैं जिनका चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ओके, अच्छा, जो चेयरमैन है यूपीएससी के, वो कोई भी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे बायसेस के जो चांसेस हैं वो कट डाउन हो जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने देखा पूरा यूपीएससी के बारे में। देखो ये चीज बहुत अच्छे से करके जाना, यूपीएससी प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पूछा जाता है। एक लिस्ट इसकी तैयार कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, जिसमें आप ये जो पॉलिटी में दो जो टॉपिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके बारे में, ठीक है, तो एक लिस्ट जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, आईएनएस वलसुरा अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर। तो देखो प्रेसिडेंट कलर क्या है, ये देख रहे हो, ये हमारे जो प्रेसिडेंट है ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, तो ये जो है, ये जो प्रेसिडेंट कलर एक अवार्ड है जो आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाता है, ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट कलर क्या है, ये हाईएस्ट ऑनर है बेस्टोड टू अ मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन। तो यहाँ पे किसी भी मिलिट्री यूनिट को हाईएस्ट ऑनर जो दिया जाता है उसको कहते हैं हम प्रेसिडेंट कलर। तो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट कलर था वो 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, इन्होंने दिया था प्रेसिडेंट कलर अवार्ड टू इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी पहली थी आर्म्ड फोर्सेस में जिसको ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला था। ओके, अब आईएनएस वलसुरा की बात कर लेते हैं। ये आईएनएस वलसुरा क्या है, देखो इनको दिया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। तो ये आईएनएस वलसुरा शुरुआत होती है इसकी 1942 से, जब ये एडवांस टॉर्पीडो ट्रेनिंग फैसिलिटी के फॉर्म में ऐड हुई थी हमारी नेवी में, ठीक है, तो यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, 1942 में वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, उस दौरान इसको शामिल किया गया था इंडियन नेवी में, और यहाँ पे ये टॉर्पीडो ट्रेनिंग फैसिलिटी के फॉर्म में यहाँ पे शामिल हुई थी। उसके बाद जब इंडिया रिपब्लिक हो गया तो 1950 में इसका नाम आईएनएस वलसुरा कर दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे ये प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जो भी नेवल प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी, और नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स भी यहाँ पे ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, आईएनएस वलसुरा क्या है, आज की डेट में प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है और मॉडर्नाइजेशन प्लान्स की यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में और देख लेते हैं। तो देखो ये जो है, ये देखो इस तरह से यहाँ पे दिया जा रहा है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। ओके, और यहाँ पे ये जो है, ये जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, ये किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। आईएनएस वलसुरा जो है, ये ट्रेन करती है ऑफिसर्स को, और जो ऑपरेशन में लोग होते हैं उनको, फॉर सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स। तो जो भी इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो एडवांस्ड हैं उनके लिए तैयार करती है ये, ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, 5G रोल आउट बाय द एंड ऑफ ईयर सेज सेंटर। तो देखो यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी जो है, इसके स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जल्दी ही शुरू होने वाला है, और इसका जल्दी से जल्दी रोल आउट होने वाला है। तो सिर्फ इतनी सी न्यूज़ है, लेकिन 5G हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले समझो, ये सेल्यूलर
फोन जो सेल्यूलर फोन आता है ना उसकी टेक्नोलॉजी, सेल्यूलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी या सेल्यूलर फोन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो ये फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। इसको हम ये भी कहते हैं, देखो 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया और उसके बाद अब इसका एडवांस्ड वर्जन आ रहा है 5G के फॉर्म में। तो ये जो है अलग अलग तरीके की जो सर्विसेज हैं उसको अलाउ करती है। जैसे कि यहाँ पे आप वर्चुअली सभी को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मशीन्स कनेक्ट हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट हो सकते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब इन लाइन आ रही है 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन की बात करें 2020 के बाद इसका रोल आउट हुआ है, ठीक है। इसको हम इंटरनेट के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, मोबाइल टीवी एचडी के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा ब्रॉडकास्ट, इन सभी के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी बेसिकली यहाँ पे मेन कंसर्न है। ओके, ये डिजिटल है यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कनेक्टिविटी होगी, यूबिक्विशियस कनेक्टिविटी होगी और स्पीड है इसकी लगभग 6400 Mbps, ठीक है। 6400 Mbps और कभी कभी तो ये यहाँ तक 10 लाख Mbps तक भी, 10 लाख kbps भी जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे पांचों जनरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं 1G। देखो आपको सभी को पता होगा, मोबाइल में आप यूज़ भी करते होगे 5G मोबाइल, 2G, 3G, 4G आपने हमेशा यूज़ किए होंगे। तो ये 1G मोबाइल की पहले बात करते हैं। 1G टेक्नोलॉजी क्या है? 1980s में ये आई थी, ठीक है। इसकी एवरेज स्पीड इतनी कम थी, देखो 0.002 Mbps इसकी स्पीड थी, ठीक है। उसके अलावा ये एनालॉग सिस्टम्स के ऊपर ही काम करती थी, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे सिर्फ वॉइस सर्विसेज दी जाती थी, बेसिक वॉइस सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व थी, एनालॉग सिस्टम के ऊपर काम करती थी और कवरेज जो था बहुत लिमिटेड था। तो 1G में कवरेज कम था, सिर्फ वॉइस सर्विसेज थी, एनालॉग सिस्टम के ऊपर काम करती थी, 1980s में आई थी और यहाँ पे स्पीड भी बहुत कम थी, लगभग 0.002 Mbps। डाटा रेट था इसका 10 kbps से भी कम। लेटेंसी के बारे में इसका कुछ पता नहीं है। अब लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी मतलब मान लो आपने यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ओके, यहाँ से आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, यहाँ आप सेंडर हो, ठीक है, यहाँ पे कोई रिसीवर है। तो यहाँ पे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में जो इंटरनेट का जो यूसेज हुआ, जो पूरा एग्जीक्यूशन हुआ, उसमें कितनी देर लगी, कितने टाइम का लैग हुआ, उसको हम कहते हैं लेटेंसी, ठीक है। तो टाइम लैग है लेटेंसी। ऑलराइट, अब देखो 2G जो है, 2G क्या है? इसके 10 साल बाद लगभग आई 1990 में। इसकी एवरेज स्पीड थोड़ी बढ़ी, ठीक है, जैसे कि 0.064 Mbps हो गई। ये डिजिटल वर्जन था 1G का। ये था एनालॉग सिस्टम पे काम करता था, ये 1G का ही डिजिटल वर्जन था 2G। इसमें वॉइस के साथ साथ टेक्स्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे सिर्फ वॉइस सर्विसेज थी, यहाँ पे वॉइस सर्विसेज के साथ साथ टेक्स्ट सर्विस भी थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कवरेज भी बढ़ गया, जो एरिया कवरेज है वो भी बढ़ गया। लेटेंसी यहाँ पे आ गई 629 मिली सेकेंड की। तो बहुत ही कम थी, लेकिन 629 मिली सेकेंड फिर भी थी, ठीक है। मैक्सिमम डाटा रेट जो था 64 kbps हो गया। फिर 3G आया 2000 में। यहाँ पे एवरेज स्पीड थी 2 से 10 Mbps की। मोबाइल ब्रॉडबैंड ये साथ में लेकर आया, जहाँ पे वॉइस, डाटा और इंटरनेट आ गया फोन और टैबलेट्स पे भी, ठीक है। तो फोन और टैबलेट्स का आप यूज कर सकते हो एज अल्टरनेटिव कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर के अल्टरनेशन में यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो फोन एंड टैबलेट्स का, जब से 3G आया। इसकी लेटेंसी और कम हुई, 212 मिली सेकेंड हो गई और मैक्सिमम डाटा रेट 2 Mbps हो गया। फिर 4G आया 2010 में। एवरेज स्पीड बढ़ी 10 से 100 Mbps हो गई। हाई स्पीड एक्सेस मिलने लगा इंटरनेट का स्मार्टफोन्स पे, टैबलेट्स पे, ठीक है। वॉइस भी मिलने लगी, जैसे वॉइस कॉल्स वगैरह भी आ गए। यहाँ पे ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड आया, जहाँ पे हॉटस्पॉट आप क्रिएट कर सकते हो। आपने सभी ने देखा होगा हॉटस्पॉट की सर्विसेज, ठीक है। जब वाईफाई आपको किसी को देना होता है तो वहाँ पे हॉटस्पॉट देते हो, है ना। उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग वगैरह आ गया। लेटेंसी और कम हो गई, 16 to 98 मिली सेकेंड हो गई और मैक्सिमम डाटा रेट 450 Mbps का हो गया। 5G आई 2020 में। ये इसकी देखो यहाँ पे अब 4G और 5G को कंपेयर करते चलना है ना। तो देखो इसको कंपेयर करते हैं थोड़ा सा कि 5G और 4G में क्या डिफरेंस है। तो 5G आया 2020 में, 4G आया था 10 साल पहले 2010 में, ठीक है। एवरेज स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 10 से 100 Mbps मिलती है, यहाँ पे 1000 से 1400 Mbps तक यहाँ पे स्पीड मिलेगी। काफी ज्यादा है, लगभग 10 गुना से भी ज्यादा, ओके। यहाँ पे ब्रॉडबैंड एक्सेस मिलेगा एवरीवेयर पॉसिबल, अल्टरनेटिव टू होम ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कवरेज हो गया है, ठीक है। कैपेसिटी बढ़ गई है, फास्टर फोन होंगे तो यहाँ पे जो स्पीड है क्योंकि वो बढ़ी है वो है। एक तो कैपेसिटी भी बढ़ी है, मतलब रेंज ज्यादा बढ़ गई है और इसमें आप
जितने भी फोन या डिवाइसेस यूज करने हैं उसकी भी कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस को आप इसमें यूज कर सकते हो, ड्रोन वगैरह को, स्मार्ट ऑटोनॉमस व्हीकल्स को यूज कर सकते हो, 3D वीडियो कॉल्स कर सकते हो, होलोग्राम्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी 1 मिली सेकंड से भी कम हो गई है, जो कि बहुत ही कम है, और डाटा रेट जीबीपीएस 1 जीबीपीएस से भी ज्यादा है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि 4G और 5G में क्या डिफरेंस है, ओके। स्पीड का डिफरेंस है, लगभग 10 गुना बढ़ गई है। उसके अलावा लेटेंसी बहुत कम हो गई, 1 मिली सेकंड से भी कम। डाटा रेट 1 जीबीपीएस से भी बढ़ गया है। होलोग्राम जैसी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें शामिल हो गई है, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अबाउट अ फेस्टिवल। देखो ये है चमया विलक्कू। चमया विलक्कू फेस्टिवल या चमया विलक्कू रिचुअल इसको कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, चमया विलक्कू जो है केरला के कोल्लम कोल्लम का एक टेम्पल है जिसका नाम है चवारा कोट्टन कुलंगरा देवी टेम्पल। यहाँ पे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है चमया विलक्कू। चमया विलक्कू क्या है, एक फेस्टिवल है, कहाँ का, केरला का है, ठीक है। केरला का फेस्टिवल, और एक इसकी खासियत ये है, केरल का फेस्टिवल है, और यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे देखो ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये विमेन नहीं है, ठीक है, ये विमेन नहीं है, ये या तो मेन है, ठीक है, मेन है ड्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ विमेन, या फिर ये ट्रांसजेंडर पीपल है, ओके। तो ये यहाँ तो ट्रांसजेंडर है या मेन है, और ये विमेन की तरह यहाँ पे अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, और फिर ये पूरे रिचुअल में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी खासियत ही ये है। तो चमया विलक्कू अगर फेस्टिवल आपसे पूछा जाए कि कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। और इसका पूरा नाम है कोट्टन कुलंगरा चमया विलक्कू, ठीक है। कोट्टन कुलंगरा चमया विलक्कू इसका नाम है, और ये कार्निवल फेस्टिवल है, लाइट फेस्टिवल है, एनुअली मनाया जाता है हर साल कोट्टन कुलंगरा देवी टेम्पल में, जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में। यहाँ पे मेन जो है वो विमेन की तरह ड्रेसअप होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये टेम्पल यही है, जो कोट्टन कुलंगरा टेम्पल है, कोल्लम केरला का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सिग्निफिकेंटली सिर्फ अकेला ऐसा टेम्पल है पूरे भारत में जहाँ पे एंट्री ऑफ मेन इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे मेन जो है उनकी एंट्री प्रोहिबिटेड है। जैसे देखो विमेन की एंट्री कई सारे टेम्पल हैं, कई सारे दरगाह वगैरह भी है जहाँ पे विमेन की एंट्री बैंड है, जिसमें अभी एक फेमस हुआ था कुछ सालों पहले, सबरीमाला, ठीक है। सबरीमाला में विमेन जो थी मेंस्ट्रुएटिंग एज की, उनकी एंट्री बैंड थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बैंड नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी कई सारे टेम्पल ऐसे हैं जहाँ पे विमेन की एंट्री बैंड है, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ एक ही टेम्पल है जहाँ पे मेन की एंट्री बैंड है, वो है कोट्टन कुलंगरा चमया विलक्कू टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो गॉडेस का जो आइडल है वो खुद ही यहाँ पे प्रकट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो सैंक्टम सेंटोरियम है उसका कोई गेट वगैरह कुछ नहीं है। फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर मेन को एंट्री लेनी है टेम्पल के अंतर्गत, तो उनको विमेन की तरह ड्रेसअप होना पड़ता है। तो इस फेस्टिवल के दौरान क्या होता है कि जो एंट्रेंस होती है टेम्पल की, वहां पे मेन खड़े होते हैं ड्रेस्ड एज विमेन, और ये विजिटर्स को वेलकम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही मैन जो है ये लैम्प्स वगैरह कैरी करके एक प्रोसेशन निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भजन कीर्तन करते हुए निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्शिप करने के लिए अगर मेन को यहाँ पे वर्शिप करनी है तो इनको विमेन की तरह ड्रेसअप होना पड़ता है, एक सेपरेट मेकअप रूम वगैरह इनको दिया जाता है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस टेम्पल में, ठीक है। तो ये याद रखना, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल से अलग टेम्पल है, अलग रिचुअल है इसके, कोट्टन कुलंगरा चमया विलक्कू फेस्टिवल के बारे में, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारी बात हो रही है रशिया इंडिया के बारे में, ठीक है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। अब ऐसे में रशिया के साथ हम अपना ट्रेड छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड कंटिन्यू हो। जो हमको फायदा हो रहा था, इंडिया को जो फायदा हो रहा था इकोनॉमिक टर्म्स में, जियो पॉलिटिकल टर्म्स में, हम उसको नहीं रोकना चाहते। एंड दैट इज व्हाट इज रियल फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी रियलिस्टिक तभी होती है जब आप अपने अपने नेशन के फायदे के बारे में सोचो, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टैकल रशियन ट्रेड हर्डल्स। तो रशिया के ऊपर अलग अलग बैन, अलग अलग सैंक्शन लगाए जा रहे हैं कि हम यहाँ पे यूएस यूके जो वेस्ट कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वो चाहती हैं कि रशिया और किसी के साथ ट्रेड ना कर पाए। ऐसे में इंडिया ने एक मल्टी मिनिस्टेरियल ग्रुप बनाया है जो सिर्फ इस बात पे ध्यान देगा कि रशिया के साथ हम ट्रेड को किस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमको रशिया के साथ ट्रेड करने में, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज यहाँ पे ये सजेस्ट की गई है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, रुपी रूबल ट्रांसफर की, रुपी रूबल ट्रेड की, ठीक है। यानी कि हम डॉलर्स में ट्रेड ना करके रुपी और रूबल में ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम डॉलर्स में ट्रेड करते हैं तो यूएस जो है, यूएस हम पे
काटसा एक्ट के अंतर्गत सैंक्शन लगा सकता है। काटसा एक्ट क्या है? यूएस का एक एक्ट है, काटसा डोमेस्टिक एक्ट है उनका, जिसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, यूएस वाले क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लो यूएस ने जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, ठीक है, अब रशिया के साथ कोई भी तीसरी कंट्री अगर ट्रेड करती है यूएस के सैंक्शन लगाने के बावजूद, तो इस तीसरी कंट्री के ऊपर भी यहाँ पे सैंक्शन लग जाएंगे अंडर काटसा, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते, हम बचना चाहते हैं इससे, इसीलिए हमने बोला कि हम रुपी रूबल ट्रांसफर करेंगे, रुपी रूबल ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर निकाल दिया गया है, रशिया के कई सारे बैंक्स को, तो रशिया के बैंक्स को इंडियन बैंक्स के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, इंडियन बैंक्स में इनकी जो अकाउंट है वो खुलवा के फिर इसमें इसके थ्रू यहाँ पे ट्रेड होगा, सो दैट हमारा ट्रेड यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे देखो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है, अपोजिशन ने सवाल उठाया कि आप यहाँ पे यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे, यहाँ पे आप जो यूएनजीए की मीटिंग्स हैं, यूएनएससी की मीटिंग्स हैं, उसमें आप यहाँ पे कुछ भी स्टैंड नहीं ले रहे, ऐसा कैसे कर सकते हो वगैरह, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इनकी ये जो बात है ना, इसको आप गांठ बांध के रख लो, जितने भी आपके फॉरेन पॉलिसी के आंसर होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर होंगे, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रख के ही सारे काम करने हैं, ठीक है, सारा आंसर लिखना है। तो देखो ये कहते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन आर मेड इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियन नेशनल्स, ठीक है, तो इंडियन नेशनल इंटरेस्ट में सारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन होते हैं, एंड वी आर गाइडेड बाय आवर थिंकिंग, आवर व्यूज एंड आवर इंटरेस्ट, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिंकिंग यूक्रेन सिचुएशन टू द इशू ऑफ ट्रेड। तो ये कहते हैं कि देखो, फॉरेन पॉलिसी जब हम बात करते हैं, तो हम इंडिया के अगर फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे है इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, एंड वी सी इट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, हम इसको इंडिपेंडेंट तरीके से देखते हैं, और इसीलिए हमारी अपनी अलग थिंकिंग, अपनी अलग व्यूज, अपने अलग इंटरेस्ट हैं, और इसीलिए हम सॉवरेन हैं, ठीक है, इसीलिए हम सॉवरेन हैं। और ये जो चीजें हैं, ये हमारी लिगेसी चली आ रही है नाम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हमारी ये लिगेसी चली आ रही है। हम थर्ड वर्ल्ड कैंप के लीडर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी भी ब्लॉक के साथ यहाँ पे अलाइन नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारी हमारी फॉरेन पॉलिसी है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी रियलिस्टिक टर्म्स में इसी तरह की होनी चाहिए, जहाँ पे हमको ऐसा नहीं समझना है कि ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारा दुश्मन है। हमको क्या ध्यान देना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसमें है, एंड उसी के थ्रू हमारी फॉरेन पॉलिसी गाइडेड होनी चाहिए। ओके, दूसरी चीज, यहाँ पे यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिर से एक रेजोल्यूशन आया, यूक्रेन लेकर आया, इंडिया ने इस पे एब्सटेन किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो। देखो, इंडिया एब्सटेन्स टू यूएनजीए वोट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन फिर से एक रिजोल्यूशन लेकर आया, जिसमें यूक्रेन ने बोला कि एक तो आप सभी मिलकर हमारे देश में जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए हमको, उसकी तरफ ध्यान दो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ ध्यान दो। और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है रशिया को, कि हमारे देश में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार है रशिया। ये रिजोल्यूशन लेकर आया था यूक्रेन, जिसमें लगभग 140 कंट्रीज का इनको समर्थन मिला है। इंडिया ने इससे एब्सटेन किया है, ठीक है, इंडिया ने इससे एब्सटेन किया है। और यहाँ पे इसके साथ साथ, इंडिया के साथ साथ लगभग 38 कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है एब्सटेन किया था। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो छोटी सी चीज थी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है इंडिया टू बी टीबी फ्री बाय 2025। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे 2025 तक हम इंडिया को टीबी फ्री कर देंगे। तो देखो, पहले टीबी की बात कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे वापस से आर्टिकल के ऊपर। तो देखो, टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियम के कारण होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरी की फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे लगभग 200 मेंबर्स हैं। आपने सुना होगा लेप्रोसी के बारे में भी, वो भी इसी तरह की बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। अच्छा, जो ये हमारे डिसीजेज है ना, इनकी एक अलग लिस्ट आप लोग बना लेना, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है, अलग अलग लिस्ट बना लेना, एक अलग एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आपकी डिसीजेस की एक लिस्ट हो, ठीक है, नेशनल पार्क्स की एक लिस्ट हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट हो, उसके साथ में जो गवर्नमेंट स्कीम्स मेजर हैं उनकी थोड़ी सी आप लिस्ट बना सकते हो। इसके साथ साथ जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जीआई टैग्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, ये सब की आप एक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम डिसीज की बात करें टीबी की, तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसको जाना जाता है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण ये होता है। ये मोस्टली लंग्स को ये है अफेक्ट करता है पल्मोनरी टीबी के फॉर्म में। और जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, तो लंग्स के आसपास के ऑर्गन्स भी यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही पुराना डिसीज है, इजिप्ट के जो 3000 बीसी के पहले के जो भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स वगैरह है, उसमें इसका मेंशन हमको मिलता है। टीबी जो है ट्रीटेबल भी है और क्यूरेबल भी है, ठीक है, याद रखना, ट्रीटेबल भी है और क्यूरेबल भी है। क्यूरेबल कैसे है, यहाँ पे देखो, क्यूरेबल यानी कि जब हो गया उसके बाद का ट्रीटमेंट हो सकता है। और उसके लिए क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, डॉट्स,
ठीक है, डॉट्स ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, और ट्रीटेबल भी है, ठीक है, और साथ में ये प्रिवेंटेबल भी है। प्रिवेंटेबल कैसे? यहाँ पे एक वैक्सीन लगती है जिसका नाम है BCG वैक्सीन, ठीक है, BCG वैक्सीन इसको लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंटेबल है, BCG वैक्सीन लगती है, और ट्रीटेबल या क्यूरेबल है इन फॉर्म ऑफ डॉट्स, ठीक है, डॉट्स यहाँ पे ट्रीटमेंट का नाम है। ट्रांसमिशन होता है इसका एयर के थ्रू। मान लो जिस पर्सन को टीबी है उसने खांसा या फिर छींका या फिर स्पिट किया, और अगर आप उस जर्म्स के कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी टीबी हो सकता है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है? देखो यहाँ पे एक्टिव लंग टीबी जिसको होता है उसको बार बार कफ होता है, खांसी बहुत लंबे समय तक होती है, ठीक है, खांसी के साथ साथ कई बार ब्लड आ जाता है, कफ निकलता है, पस निकलता है, ये सारी चीजें होती है। चेस्ट पेन होना, वीकनेस होना, वेट लॉस होना, फीवर होना, नाइट स्वेट्स आना, नाइट में स्वेट्स आता, ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं। देखो अभी इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो 2019 में लगभग 87% जो केसेस आए हैं, नए टीबी के जो केसेस आए हैं, वो 30 कंट्रीज में आए हैं। सिर्फ 30 कंट्रीज में 87% टीबी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। 8 कंट्रीज जो है जहाँ पे लगभग 2/3 केसेस आ चुके हैं टीबी के, वो है इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। तो हमारा जो मेनली साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया, यहाँ पे मेनली सारे केसेस आ रहे हैं। और उसके अलावा नाइजीरिया है एक अफ्रीका की कंट्री, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका। तो मेनली ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है ना, यहाँ पे आपको ये जो डिसीज है ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया में अभी 1.8 मिलियन टीबी केसेस आए हैं 2020 में, ठीक है, 2020 में 1.8 मिलियन टीबी केसेस हैं। हालांकि इससे पहले ज्यादा थे, अभी कम हो रहे हैं, लेकिन 1.8 मिलियन भी कम नहीं होता है, ठीक है। दो और तरीके के टीबी हैं, एक है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जिसको हम MDR टीबी कहते हैं, एक है एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो टीबी जो है इसके एडवांस्ड वर्जन है। टीबी को अगर आप ध्यान नहीं देते हो, इसके जो क्योर है, इसका जो ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, तो आपको MDR टीबी हो सकता है, जिसके कारण आपको जो मल्टीपल ड्रग्स हैं उसको आप वो जो ड्रग्स हैं आपके ऊपर असर करना बंद हो जाएंगे। फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है, जो दो मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं, वो आपके ऊपर काम करना बंद कर देंगे। और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कौन सा होता है? जिसमें कि जो मोस्ट इफेक्टिव एंटी ड्रग टीबी जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं वो भी आपके ऊपर काम करना बंद कर देंगे। तो जैसे जैसे मान लो आपको टीबी होता है, उसके बाद आप डॉट्स का यहाँ पे प्रोग्राम लेते हो, लेकिन आप इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, तो आपको MDR टीबी हो सकता है। और उसके बाद अगर आप और फॉलो नहीं करते हो तो आपको XDR टीबी हो सकता है। और इसमें ये बहुत खतरनाक होता है, इसके ऊपर आपके मतलब इसके बाद आपका ट्रीटमेंट ना के बराबर हो जाता है, नामुमकिन टाइप हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी ड्रग्स दिए जाएंगे वो आपके ऊपर असर ही नहीं करेंगे, ठीक है, उन्होंने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया आपकी बॉडी में। ग्लोबल एफर्ट्स की बात करते हैं तो देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इनिशिएटिव लेकर आई है, फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कौन से लोग हैं जो टीबी से अफेक्टेड हैं, उनको ट्रीट करना है और सभी को एक्सेस देना है इसके ट्रीटमेंट का। इसको यहाँ पे ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ इन्होंने ये जॉइंट इनिशिएटिव लाए हैं। और एक ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट भी लाई जाती है WHO के द्वारा ही। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट कौन लाता है? WHO। इंडिया के एफर्ट्स की बात करें तो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है एक ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन का, तो 2017 से 25 तक का है। इसमें हमने 2025 का ही टारगेट रखा है कि हमको यहाँ तक टीबी को एलिमिनेट करना है इंडिया से। दूसरा है निक्षय इकोसिस्टम। निक्षय इकोसिस्टम टीबी के इन्फॉर्मेशन को फैलाएगा, अवेयरनेस फैलाएगा। निक्षय पोषण योजना है जहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन भी है। तो ये कुछ है इंडिया के एफर्ट्स हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। निक्षय है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है, टीबी हारेगा देश जीतेगा प्लान है, नेशनल पोषण निक्षय पोषण योजना भी है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी इस आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 19% केसेस जो हैं बढ़े हैं पिछले साल से, पिछले साल के मुकाबले 19% केसेस 2021 में बढ़े हैं। अभी हमने देखा 1.8 मिलियन केसेस थे पिछले साल, अभी यहाँ पे 19% और बढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे अभी गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये प्रण लिया है कि 2025 तक हमको इसको खत्म करना है, क्वालिटी हेल्थ केयर और एडवांस्ड ट्रीटमेंट यहाँ पे लाकर, इसका एक्सेस लेकर आकर, ठीक है। अब इसके हम यहाँ पे बात कर चुके नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की भी, ठीक है। और यहाँ पे एक नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्विस रिपोर्ट भी आई थी जिसको कंडक्ट किया गया 2019 से 21 के बीच में, जिसमें पता चला कि यहाँ पे जो टीबी का जो टोटल मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 11% रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए आपको कि टीबी के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्रेवलेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म्ड पल्मिनरी ट्यूबरकुलोसिस अमंग 15 years and above in India was 316 per lakh population and with the highest PTB prevalence 534 in Delhi। तो देखो जो सबसे ज्यादा टीबी की प्रेवलेंस है वो हमारे यहाँ पे दिल्ली में है। और इसका अगर रेट समझें पूरे देश में रेट क्या है, तो लगभग 1 लाख पॉपुलेशन पे 316 लोगों को यहाँ पर टीबी हो रहा है। और सबसे कम जो है केरल में हो रहा है।
ठीक है, तो समझ गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा डाटा आप याद कर सकते हो फॉर मेंस। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले बाय सारंग एट विंग्स इंडिया 2022। तो ये विंग्स इंडिया क्या है, देखो ये जो है विंग्स इंडिया एक सिविल एविएशन शो है, सिविल एविएशन शो यानी कि जिसमें प्लेन्स वगैरह हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ के जो शो दिखाते हैं ना आसमान में, वो है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पीछे, सिविल एविएशन है इसके पीछे, ठीक है। और यहाँ पे एक, यहाँ पे ये जो हाईलाइट रही है, यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर्स ने मिलके इस तरह से यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है, ये अपने धुएं वगैरह से ये इन्होंने शो अपना दिखाया है। तो हार्ट शेप्ड फॉर्मेशन इन्होंने किया था यूजिंग दिस स्मोक व्हाइट प्लूम। ओके, तो इसीलिए ये न्यूज में था। 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को इसमें यूज किया गया, तो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे यूज हुए, इस तरह के रेड कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। तो विंग्स इंडिया की बात करते हैं। विंग्स इंडिया एक बाय एनुअल शो है, बाय एनुअल यानी कि 2 साल में एक बार होता है, ठीक है, बाय एनुअल शो है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे विंग्स इंडिया जो है, जो 2022 का विंग्स इंडिया है, ये 4 दिन का सिविल एविएशन शो है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैदराबाद में ये इसको बंद कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 4 दिन का सिविल एविएशन शो, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और फिक्की। फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है ये सिविल एविएशन के ऊपर, और इस बार की थीम थी इंडिया एट 75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो याद रखना, विंग्स इंडिया इज नॉट अ प्रोग्राम, नॉट एन इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट कीन ऑन एंडिंग मुल्ला पेरियार बैटल। तो ये मुल्ला पेरियार बैटल जो है, मुल्ला पेरियार एक डैम है, इसके ऊपर काफी लंबे समय से बैटल चल रही है, ठीक है। किस किस स्टेट के बीच में, एक साइड है केरला, एक साइड है तमिलनाडु। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये कमेटी ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी, मुल्ला पेरियार डैम के जो भी रिजोल्यूशन करना है वो आप ही करोगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही है कि वंस एंड फॉर ऑल, हम यहाँ पे जो पेरेनियल कोर्ट बैटल है इसको खत्म करना चाहते हैं। 126 ईयर ओल्ड जो ये बैटल चल रही है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। जो मुल्ला पेरियार डैम है, जिसको लाइम एंड मोर्टार डैम कहा जाता है, लाइम एंड मोर्टार स्ट्रक्चर है, 126 ईयर्स पुराना है, इसको खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डैम के ऊपर, बहुत ज्यादा आपके बीच में केरला और तमिलनाडु के बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पे इश्यूज होते हैं। तो हम एक सुपरवाइजरी कमेटी बना रहे हैं जिसका काम ही ये होगा कि यहाँ पे एक तो मेंटेनेंस करे और इस डैम की स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, उसका ध्यान रखें। और ये जो पैनल है खुद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क करेगी, ठीक है, इसका खुद काम होगा कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी का यहाँ ध्यान रखें। और कमिटी जो है वो डायरेक्ट करेगी तमिलनाडु और केरला को कि किस तरह से इनको आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना है इस डैम के लिए। क्योंकि देखो, कोर्ट भी परेशान हो गया, हर थोड़े दिन में आ जाते हैं केरला और तमिलनाडु अपना अपना यहाँ पे दुखड़ा लेकर कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। तो देखो, ये दुखड़ा है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखो, ये है केरला, ये मैप देख रहे हो, ये है केरला, यहाँ पे है तमिलनाडु। ये जो डैम है मुल्ला पेरियार, ये है केरला में, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ऑपरेशनल राइट है तमिलनाडु के, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया कि यहाँ पे जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी 1886 में, यहाँ पे एक लीज का एग्रीमेंट साइन हुआ था, लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था किस किस के बीच में, यहाँ पे महाराजा ऑफ त्रावणकोर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर पेरियार इरिगेशन वर्क, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, महाराजा ऑफ त्रावणकोर और स्टेट ऑफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ स्टेट के बीच में। उस टाइम पे ये 2 अलग स्टेट्स तो हुआ नहीं करते थे, एक तो प्रिंसली स्टेट था और एक टेरिटरी थी जो ब्रिटिश के अंतर्गत थी। इन दोनों के बीच में एक लीज का एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ये कहा गया कि ये जो केरला वाला जो डैम है, पेरियार लेक, मुल्ला पेरियार डैम जो है, ये मैं यहाँ पे देखो, मुल्ला पेरियार डैम जो है पेरियार लेक के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये मुल्ला पेरियार डैम की जो ऑपरेशनलाइजेशन था वो तमिलनाडु को दे दिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम इधर की जो भी पार्टी थी उसको दे दिया गया था, और ये दे दिया गया था 999 ईयर्स के लिए। तो 1886 की लीज एग्रीमेंट है और 999 ईयर्स के लिए ये दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना। नाउ, ये जो लोकेटेड है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये केरला में लोकेटेड है, 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे, मुल्लयार और पेरियार रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे ये लोकेटेड है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अच्छा देखो, 1886 से शुरू हो रहा है, तो बताओ ये 999 ईयर्स कब खत्म होंगे, लगभग 1000 साल मान लो। तो 1886 से लेकर 1000 साल, ठीक है, मतलब कि लगभग ये 2000 2886 में इतना लंबा ये चलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरह का अभी प्रोग्राम है, अब देखो कब तक क्या चलता है, लेकिन 2885 तक ये लगभग चलने वाला है, ठीक है। अब देखो, ये ईयर इतना लंबा है इनके पास, तमिलनाडु के पास इसका लीज एग्रीमेंट इसका है, ठीक है। अभी देखो, ये डैम बनाया क्यों गया था, ये डैम इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे जो पेरियार रिवर है, ठीक है, पेरियार रिवर जो है, डैम इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार
ईस्टवर्ड। तो ये देखो ये जो पेरियार रिवर है वो इस तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका कुछ पानी यहाँ पे डाइवर्ट करके तमिलनाडु में हमको डालना है, सो दैट तमिलनाडु जो कि रेन शेडो रीजन है, रेन शेडो रीजन है, यहाँ पे कुछ पानी मिल सके। अभी रेन शेडो क्यों है, देखो समझो इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी को भी। जब हम पढ़ते हैं ना तो मल्टी डायमेंशनली पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखो ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ से आती है साउथ वेस्ट मानसून। जब ये मानसून आती है तो सारी बारिश जो है यहाँ पे केरला में ही हो जाती है, केरला में वेस्टर्न घाट्स के ऊपर ही सारी बारिश हो जाती है, तमिलनाडु तक कुछ बचता ही नहीं। तो तमिलनाडु में जब आती है तो ये पूरा मॉइस्चर खो चुकी होती है, ड्राई विंड्स आती हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु में कोई बारिश ज्यादा होती नहीं है, इसीलिए ये रेन शेडो बन जाता है। अभी रेन शेडो इसलिए इसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए पेरियार रिवर से इन्होंने वाटर डाइवर्ट किया है। ओके, तो ये 1887 से 1895 के बीच में ये डैम बना है, ठीक है। और ये जो है ये बे ऑफ बंगाल में रिवर का जो वाटर है ये यहाँ पर डाइवर्ट करता है इंस्टीड ऑफ अरेबियन सी। तो यहाँ पे पेरियार रिवर का पानी आना चाहिए माउथ में इधर अरेबियन सी में, लेकिन जाता है यहाँ पे इधर से होते हुए यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये जो भी रीजन है, मदुराई रीजन है, थेनी रीजन है, डिंडीगुल है, रामनाथपुरम है, इन रीजन में पानी पहुंचाता है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो केरला और तमिलनाडु है इनके बीच में ये टसल चल रहा है कि देखो 999 ईयर्स के लिए जब दिया था तो किसी को नहीं पता था कि ये दो अलग स्टेट बनेंगे, ठीक है। अब बन गए, है केरला में लेकिन ऑपरेट करता है तमिलनाडु। अब केरला ये कह रहा है कि ठीक है आप ऑपरेट करो इसको, लेकिन एक लिमिट रखो हाइट की, थ्रेशोल्ड हाइट रखो एक, जिसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये पानी इसके ऊपर गया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि केरला में ये फ्लड्स ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ के केरला के लोगों की जान को खतरा है, बिकॉज यहाँ पे फ्लड का काफी बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन तमिलनाडु बोलता है कि नहीं, हम तो इसकी हाइट बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम इसकी हाइट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे लोगों को प्रॉपरली पानी मिल नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। तो हमारे डोमेस्टिक नीड्स के लिए हमको वाटर की जरूरत है, और इसके लिए हम यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ाएंगे। तो तमिलनाडु बोलता है हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे क्योंकि हमको हमारे पानी की जरूरत है यहाँ के लोगों को जीने के लिए। केरला बोलता है हाइट मत बढ़ाओ क्योंकि उससे हमारे यहाँ पे फ्लड ला सकते हैं। तो इनके बीच में ये पूरा दुखड़ा चलता रहता है, ये टक्कर चल रही है, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक कमेटी बनाने की बात कही है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब देखो इसको बनाया गया है पेरियार रिवर के ऊपर, तो पेरियार रिवर के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। पेरियार रिवर देखो इस तरह से केरला में फ्लो करती है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखना है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में इसका माउथ है, ठीक है। हालांकि इसको डाइवर्ट किया गया है, थोड़ा सा पानी इसका डाइवर्ट करके बे ऑफ बंगाल में गिरता है इसका थोड़ा सा पानी, ठीक है, बिकॉज ऑफ मुल्ला पेरियार डैम, ओके। तो ये थोड़ा सा याद रखना, लेकिन मेजरली ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, लगभग 244 किलोमीटर लेंथ है इसकी। इसको लाइफलाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर क्या होता है, जिसमें हर 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है, ठीक है। यूजुअली आप देखोगे पेनिनसुलर इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं ज्यादातर जो है वो यहाँ पे पेरेनियल नहीं है, ठीक है, पेरेनियल नहीं है। क्यों पेरेनियल नहीं है, देखो जो हिमालयन रिवर्स है वो ज्यादा पेरेनियल होती हैं, क्यों, क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती हैं, और ग्लेशियर एक कंटिन्यूस वो बनाता है, सोर्स बनाता है पानी का। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये मेनली जो पानी आता है इनमें मानसून से आता है। लेकिन कुछ ही रिवर्स हैं जो पेरेनियल है, जिसमें से एक है पेरियार रिवर, ठीक है। अभी पेरियार रिवर जो है ये शिवगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है। यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और यहाँ पे मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, मुथीरापुजा, मुल्लियार, चिरुनथोनी और परिंजा कुट्टी, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मुल्ला पेरियार, जो मुल्लियार पेरियार रिवर्स हैं उनके कॉन्फ्लुएंस पे ही मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। इसकी थोड़ी सी लोकेशन देख लो, ये देखो यहाँ से निकलती है, ओके। और यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम है, यहाँ पेरियार टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे इडुक्की रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे थेनी है, ठीक है, थेनी। यहाँ पे ये स्पेस की कई सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई है, ऑब्जर्वेटरी वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए पेरियार रिवर के बारे में। सो हमने देख लिया, आज के आर्टिकल्स इतने ही थे। कल के क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं इनकी। देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की कौन सी प्रैक्टिस है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, आई होप आप सभी को पता हो, ये तो बिल्कुल क्लियर है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, मान लो ये एरिया है, एक फार्म है, और यहाँ पे आप बार बार जो क्रॉप्स हैं उनको चेंज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तो आप मल्टी क्रॉप कर रहे हो या क्रॉस क्रॉप कर रहे हो, क्रॉस क्रॉप कल्चरेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब एक ही फार्म में आप अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हो। ये इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, और फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सॉइल की हेल्थ अच्छी रहती है, इसलिए जो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर ये होता है। तो फर्स्ट तो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, यानी कि ये दोनों तो कट गए, ठीक है। अब फर्स्ट सही है मतलब कि 2 और 3 भी सही होंगे, ठीक है, देख पा रहे हो आप, 2 और 3 सही होंगे। फोर्थ के बारे में आपको बस पता करना है। फोर्थ जो है वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग देखो इस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे देखो काफी कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में ये वर्टिकल फार्मिंग होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे लैंड ज्यादा लगता नहीं है,
लैंड नहीं लगता, ज्यादा पानी नहीं लगता, क्योंकि देखो जहां आपने पानी यहाँ पे छोड़ा तो जो भी थोड़ा बहुत बचेगा रिस्क रिस्क यहाँ चला जाएगा, जो भी फर्टिलाइजर बचेंगे रिस्क रिस्क यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल फार्मिंग भी इसीलिए एग्रो फ्रेंडली जो है, इको फ्रेंडली जो है वो होती है। तो इसका आंसर तो 1 2 3 4 है। थोड़ा सा मैं आपको लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन के बारे में भी बता देती हूँ। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे आप क्रॉप को इंटेंसिफाई करते हो, यानी कि आप एक छोटे एरिया में क्रॉप ज्यादा उगाते हो, इसकी इंटेंसिफिकेशन करते हो, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो, सो दैट आपका लेबर कॉस्ट कम लगे, आपको फर्टिलाइजर वगैरह कम लगे और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिले। टेंशनोमीटर यूज, टेंशनोमीटर क्या है? टेंशनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक टूल है जो आपको बताता है कि आपके सॉइल में कहाँ पे कितने इरिगेशन की, कितने वाटर की जरूरत है, सो दैट आप यहाँ पे ओवर इरिगेशन यहाँ ना करो। तो टेंशनोमीटर भी यहाँ पे एक जो हमें इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की तरफ हमको लेकर जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, फर्टिलाइजर और इरिगेशन को जब आप मिला के देते हो तो इसको कहते हैं फर्टिगेशन। ठीक है, इसके कई सारे फायदे होते हैं कि फर्टिलाइजर को आपने इरिगेशन में पानी में डिजोल्व कर दिया और आप उसके बाद यहाँ पे इरिगेट कर रहे हो प्लांट्स को, अपने क्रॉप्स को। तो इससे क्या होता है, अल्कलिनिटी यहाँ पे कंट्रोल होती है। कैसे कंट्रोल होती है? क्योंकि यहाँ आप इरिगेशन आप एक कंट्रोल्ड मैनर में दोगे, फर्टिलाइजर्स आपने यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट में मिलाए हुए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन कंट्रोल दे रहे हो, तो यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी इंश्योर रहती है, अल्कलिनिटी बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही। थर्ड स्टेटमेंट देखो, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है प्लांट्स को, तो ये भी सही है। यहाँ पे एकदम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ भी आप फर्टिलाइजर्स दे सकते हो, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इरिगेशन एकदम सटीक पहुंचता है, एक्यूरेट प्रिसाइज इरिगेशन जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। देखो जब आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर यहाँ एक्सेसिव यहाँ पे इरिगेशन दे देते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग होने लगती है, यहाँ पे इरोड होने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो ये यहाँ पे बच जाता है बिकॉज ऑफ फर्टिगेशन। तो थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर है 1 3 4। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूछा है एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। तो देखो ऑल अदर, यहाँ पे ऑल अदर ही यहाँ पे एक्सट्रीम एक्सट्रीम ये हो गया, वर्ड हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो देखो फॉस्फेट के जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ होते हैं जैसे यूरिया हो गया, ये कैसा होता है, यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल है। वाटर वाटर सॉल्यूबल होने के कारण क्या होता है कि ये यूरिया यहाँ पे इरिगेशन के साथ मिल जाता है और इसको आप फर्टिगेशन में दे सकते हो। ठीक है, प्लांट्स को दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे कई सारे फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जैसे रॉक फॉस्फेट, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होता, इसीलिए इसको आप फर्टिगेशन में यहाँ पे सॉइल में नहीं डाल सकते, जो अपना क्रॉप्स है उसमें आप नहीं डाल सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा 1 3 4 ओनली। ओके, सो आज के लिए हमारा इतना ही था। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना, कमेंट करना एंड शेयर भी करना। अच्छा एक चीज और, कल संडे है और संडे को हम यहाँ पे लाइव टेस्ट लेकर आते हैं, तो लाइव टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहना। ओके, तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। सो दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।